अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आज आपके सामने आने के पीछे खास वजह है। कई दिनों से, काफ़ी अरसे से हम लोग कुछ मामलों को लेके, मिजाज को लेके ख़ास तौर से आवाम का फिक्रमंद थे कि जो गुमान और बदगुमानी का सिलसिला होता है वो आम तौर पर भी होता है, लेकिन चुनाव जैसे माहौल में बदगुमानी का मामला बहुत बढ़ जाता है। इसको लेकर हमारे कई साथी, कई दोस्त बार बार हमसे टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि लोग कभी कभी ऐसी बदगुमानी करते हैं। तो इस ताल्लुक से हम उनको कभी अलग अलग मुलाकातों में कुछ मामले, कुछ रेफरेंस देकर समझाते हैं। तो सोचा कि अब जबकि चुनाव अपने पूरे जवानी पर हैं और ऐसे माहौल में हम अपनी बाजू कोई एक अच्छे मिजाज के साथ तटस्थ तौर पे भी लेते हैं तो लोग उसके गलत मायने निकालने के इम्कानात होते हैं और फिर तरह तरह की बातें होती है। तो इससे हम लोगों को अपने ऊपर असर नहीं होने देना चाहिए। ऐसे मेरे कुछ तजुर्बे हैं। मेरा एक तजुर्बा खास तौर से जब मैं नया नया समाजी जिंदगी में आया था, और जैसा कि सब जानते हैं, एक से MLC दिवंगत PG दस्तूरकर सर, ये हमारे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के पहले उस्ताद हैं, जिन्होंने हमको समाजी जिंदगी से सियासी जिंदगी में लाया था और हम उनके साथ में पॉलिटिकल पार्टी का सफर आगाज किए थे। तो दस्तूरकर साहब को मैंने एक बार ऐसे ही लोगों ने कोई बदगुमानियां फैलाई या कुछ बात चल रही थी, मेरे कान पर आई तो मैं बहुत मायूस हो गया और मैं घर पर बैठ गया। जब मैं मीटिंगों में नहीं आ रहा हूँ ये देखकर उन्होंने एक दिन मुझे मकान पे बुलाया और मुझसे पूछा कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो मीटिंग्स में। तो फिर मैंने उनके सामने पूरा हाल रखा। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा किया मैंने, लोगों ने ऐसी ऐसी बात करना शुरू किए और जो लोगों ने बोले वो ऐसे लोग नहीं थे जिनके ऊपर मेरे को ऐसा कोई, मुझे जिन पे एतबार है वो लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ बराबर है। फिर उन्होंने बिठाकर मुझसे जो गुफ्तगू की मैं आज आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो आप दरवाजे के बाहर एक पोल देख रहे हो, खंबा देख रहे हो, तो मैंने कहा हाँ सामने है। तो बोले ये जो खंबा है ना, ये खंबा यहाँ पर कई सालों से है और जब बारिश होती है तो वो पावडेवाड़ी के नजदीक के एरिया में रहते थे तो वहां पे कच्चा रास्ता था। तो बोले कि जब बारिश होती है ना तो ये रास्ते में पूरा कीचड़ हो जाता है और जब उधर से कोई दूध वाला अपनी साइकिल लेकर आता है तो वो अपनी साइकिल का कीचड़ इस खंबे से अपने टायर साफ करता है। इवन जो लोग चलते आते हैं उनकी चप्पल जूते कीचड़ में अगर भर जाते हैं तो वो खंबे से कीचड़ साफ करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ही होता है कि हमारे मोहल्ले में जब भी कोई गधा यहाँ से गुजरता है उस खंबे से अपनी पीठ खुजा लेता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई आमतौर पे कुत्ते जो होते हैं मोहल्ले के वो भी खंबा ढूंढते हैं, पोल ढूंढते हैं और उसके ऊपर वो पेशाब करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ सर वो तो है, आमतौर पे होता है। बोले लेकिन जब शाम होती है, रात होती है, तो यही खंबा इन्हीं लोगों को, आने जाने वालों को रास्ता बताने का काम करता है अपने ऊपर के लाइट से, जो उन्हीं लोगों को रोशनी देता है जो इससे अपना टायर साफ किया, अपने पैर साफ किया, जिसने पीठ खुजाई, जिसने यहाँ पर पेशाब किया, उन लोगों को ही रास्ता दिखाने का काम ये खंबा करता है। और उन्होंने कहा था समाजी जिंदगी में आना है कॉमरेड आपको तो एक खंबे की फितरत से आओ कि लोग अपने ऊपर कीचड़ उछालें, या फिर कुत्ते हों, कुत्ते की फितरत के लोग हैं तो पेशाब भी करेंगे, गधे के फितरत के तो पीठी खुजाएंगे, और कीचड़ में भरे हुए लोग हैं तो अपना कीचड़ ही साफ करेंगे। लेकिन आपका काम उनको रिएक्ट करने का नहीं है, आपका काम रास्ता दिखाने वाली, रोशनी देने वाली ट्यूबलाइट की तरह जलते हुए खंबा बनकर लोगों को राह दिखाना है। ये एक सबक उन्होंने जो मुझे दिया था, तो तकरीबन उसको भी आज से 12 साल पहले की ये बात होगी। इन 12 सालों के अंदर हमने अपने ताल्लुक से अगर कोई कुछ बोलता है, उनकी बदगुमानियों को हम कभी जवाब नहीं देते हैं और ना ही उनकी बदगुमानियों का अपने ऊपर असर होने देते हैं, क्योंकि ये उनकी फितरत है, इसलिए वो उनकी फितरत के जैसा काम कर रहे हैं। तो जिन साथियों को ऐसे लोग बदगुमानी के तौर पे
कीचड़ उछलने का काम करते हैं, उन साथियों को चाहिए कि पूरी ताकत के साथ अपने मकसद को याद रखें कि हमको उस खंबे की फितरत वाला बनना है जो रास्ता दिखाने का काम करेगा, जो 440 वोल्ट की वायर को थाम कर लोगों को बिजली सप्लाई करने का हौसला रखता है। ऐसे मजबूती के साथ समाजी जिंदगी में आप आओगे तो ही टिक पाओगे, नहीं तो आपको ये लोग मुट्ठी भर लोग होते हैं, बदगुमानी करने वाले, बदगुमानी फैलाने वाले। मजहबी एतबार से तो आपको पता है, आप किसी भी इमाम से और किसी भी मजहबी आदमी से पूछ सकते हैं कि बदगुमानी से रोका गया है। एक हिसाब से बदगुमानी को हराम करार दिया गया है, गुनाह माना गया है कि किसी के ताल्लुक से बदगुमानी करके आप उनके पूरे किरदार के ऊपर कीचड़ उछाल देते हो, और किसी किसी के लिए अपना किरदार जो होता है, अपना जमीर, अपना किरदार जो होता है वो अहम होता है। इसलिए हमको बिना कोई ठोस पुख्ता सबूत के किसी के ताल्लुक से बदगुमानी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, और मुट्ठी भर लोग सोचते होंगे तो उनकी हमने परवाह नहीं करनी चाहिए। और एक बात, हालात चाहे कोई भी हो, आपका मकसद जो होता है ना, उस मकसद से डटे रहिए आप। लोग क्या बोल रहे हैं इसकी कभी फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सही है वो सही बात को सही बोलने के लिए आपकी समाजी जिंदगी में जरूरत है, न कि लोग क्या कह रहे हैं उनकी राहों में बहना। ये आपका काम नहीं है। आप अगर सूझबूझ रखते हो, सियाजी समझ रखते हो, आपको लग रहा है कि इस समाज के हित में, फायदे में, मफाद में ये बात है कि लोग इस डायरेक्शन में जाएं, तो आपको चाहे कोई सुने न सुने, आपको ताकत के साथ अपनी बात को रखना है। लोग क्या कहते हैं उसके बारे में आपको ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है। एक ऐसा ही किस्सा किसी उस्ताद ने मुझे बताया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ताल्लुक से। उन्होंने कहा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर, जब मुल्क में आजादी की इनकलाब चल रहा था सब तरफ, तब बाबा साहब अपने समाज के लिए हक मांगने की लड़ाई लड़ रहे थे। उनसे लोगों ने पूछा, उनके ऊपर आर्टिकल लिखे, इवन उनके मकान पे मोर्चे तक निकाले गए थे, और उनकी मुखालिफत उनके ही समाज द्वारा कराई गई थी। एक वाकया है कि बाबा साहब का किसी गवर्नर के साथ में कोई मुलाकात फिक्स थी, लेकिन उस दिन वो गवर्नर मुलाकात को नहीं आ पाए, या कोई वजह से उन्होंने कोई लेडी को वहां पर इंटरव्यू के लिए भेजा जो शायद उनकी बीवी या कोई थी। तो वो जब लेडी इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी बाबा साहब के मकान के बाहर गार्डन में बैठकर, तो उस वक्त दूर से कुछ आवाजें आ रही थी। तो उस लेडी ने पूछा कि ये आवाजें कैसी? तो बाबा साहब ने कहा कि वो मोर्चे की आवाजें। तो लेडी को लगा कि किसी दफ्तर पे मोर्चा जा रहा होगा शायद। फिर इंटरव्यू कंटिन्यू रहा तो आवाजें बढ़ती गई। तो वो लेडीज को जब लगा कि आवाजें मेरे अपने बहुत करीब आ रही है, तो उसने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, ये ऐसा लग रहा है कि आवाजें आपके ही मकान तरफ आ रही है। तो उन्होंने कहा, ये अखबार दी की हेडलाइन है, आज मेरे मकान के ऊपर मोर्चा निकला है। तो उस लेडी ने पूछा बाबा साहब को कि क्या ये वही कम्युनल लोग हैं या वही वर्चस्ववादी हिंदूवादी है जो आपके मुखालिफ है, जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हो वर्ण व्यवस्था के? तो बाबा साहब ने कहा कि नो नो नो, दे आर महार, वो मेरे कम्युनिटी के ही लोग हैं, और उनको आगे करके कुछ लोगों ने उकसाकर मेरे घर पे भेजा है। तो उन लोगों का क्या कहना है? वो लोग कह रहे हैं कि हम हमारे गांव की जिंदगी में इस वर्ण व्यवस्था में खुश हैं, आप हमारा नाम लेकर ये लड़ाई मत लड़िए। ऐसा कुछ बाबा साहब के ताल्लुक से उनके ही समाज के लोगों को भी भड़काया गया था। तो फिर वो लेडी ने कहा कि मैं तो आपको बहुत समझदार समझती हूँ, और आप वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो समाज खुद आपके खिलाफ में बात कर रहा है या आपके काम की कदर नहीं कर रहा है। तो उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं इन लोगों के लिए कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूँ उसका एहसास आज इन लोगों को नहीं है, लेकिन जिस दिन उनको आजादी के फल मिलेंगे उस दिन उनको इस बात की कदर होगी कि मैंने इनके लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो बाबा साहब ने कभी भी समाज के अपने रिएक्शन को देखकर अपनी भूमिकाओं को नहीं बदला। उन्होंने जो लड़ाई अपने हाथ में ली थी वो समाज के हित में थी, समाज के मफाद में थी, बाबा साहब के जाती मफाद में नहीं थी। इसलिए जो लोग समाजी जिंदगी में काम कर रहे हैं, जो लोग सियासी जिंदगी में काम कर रहे हैं, वो अगर अपने मफाद के लिए होंगे तो उनको ये बातें पल्ले नहीं पड़ेगी, ये उनके नजर से बेवकूफी होती है। लेकिन जो लोग समाज के, कौम के, मुल्क के फायदे के लिए, सभी वंचित घटकों के लिए, सभी पसमानदा तबकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो इस बात को भली भांति समझते हैं अगर इस मुल्क के अंदर पसमानदगी के खिलाफ की कोई ऐसी लड़ाई की मिसाल है जिसको आप सामने रखते हुए अपने समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी है, वो महात्मा फुले की जिंदगी है, और वो शाहू महाराज की जिंदगी है। कम से कम फुले शाहू अम्बेडकर के तरीकों को जाने बिना आप इस मुल्क के ढांचे में
जो वर्ण व्यवस्था का ढांचा है, जो वर्चस्ववाद का ढांचा है, जो यहाँ गैर बराबरी के हजारों सालों की तंजीम को जिंदा रखने वाला ढांचा है, इसके अंदर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आपको इसमें कामयाब होना है तो फुले शाह अम्बेडकर के इन तरीकों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपका खुद अपना समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, आपके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाएगा, आपके ऊपर बेछूट इल्जाम लगाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई सच्चाई नहीं है तो आपको 1% भी हर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आप उस इल्जाम से अपने आप को डिटैच कर लीजिए, अपने आप को डिसएसोसिएट कर लीजिए, उस इल्जाम से अपने आप को बरी रखते हुए आप काम करते जाइए, वरना आप अपने लड़ाई में, आप अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मैं ये अपने साथियों को भी आमतौर पे ये बातें बताता हूं कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं इससे मायने नहीं, आप क्या कर रहे हो इससे मायने रखता है। अगर आपसे कोई गलती होती है, आप अपने मफाद के लिए, महज पैसों के लिए अगर कोई एडजस्टमेंट कर रहे हो तो आप गुनहगार हो, आपको समाजी जिंदगी में रहने का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने मफाद या पैसे के लिए नहीं, आपने समाज के, मुल्क के फायदे के लिए अगर कोई स्टैंड लिया हुआ है और लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं तो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते हुए आप अपने मकसद पे जम के रहिए। अपने अंदर की जो मुस्तकिल मिजाजी होती है, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसको कोई परवाह नहीं है। एक आखिरी मिसाल देता हूँ, आप 2000 रुपए के नोट लीजिए, सबसे कीमती नोट है ना, कड़क 2000 की नोट बताइए और उसको पूछिए इसकी वैल्यू कितनी है, 2000 ये। उस नोट को आप ऐसे लेकर पूरी तरह से रब कर लीजिए, फिर उसको खोलिए, झुर्रे पड़े वाली नोट बता के पूछिए अब ये कितने की है, वो 2000 की है। उसको नीचे मिट्टी में मिलाकर, मिट्टी में झटक कर फिर उसको बता के पूछिए ये नोट कितने की है, 2000 की है। उस नोट के ऊपर कीचड़ उछालने से, झुर्रियां डालने से उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। इसलिए आप उस 2000 के नोट की तरह बनिए जिसको लोग कीचड़ उछालेंगे, धूल उछालेंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी मूल्यों को, अपनी वैल्यूज को गंवाता नहीं है। बहरहाल इन माहौल में, इस माहौल में आप तक ये बातें पहुंचाना जरूरी लगा, इसलिए हमने आपका कुछ वक्त लिया है बने रहने के लिए, सुनने के लिए और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।